चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल को हम लोग स्ट्रेटिफाइड भी बोल रहे थे, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू, है ना। टिश्यूज में 4 टाइप देखा था। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का था, एक सिंपल और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल हम लोग पढ़ चुके थे। शुरू करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है कि मोर देन 1 लेयर होगा। क्या होगा? कंपाउंड का दूसरा नाम था स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, ये ना। इसका दूसरा नाम था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल में मैंने बताया था कि जितने सारे सेल्स होंगे एक लेयर में होगा और सिंगल एक लेयर बनाएगा। इसमें क्या है कि सेल्स का अरेंजमेंट मल्टी लेयर में होगा, मोर देन 1 लेयर में सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। दैट इज ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? कंपाउंड। एपिथेलियल है, दैट मीन्स बॉडी का आउटर लेयर या ऑर्गन का आउटर लेयर बनाने का काम करेगा। एपिथेलियल है तो बॉडी का आउटर लेयर या तो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू करने का मतलब है कि मोर देन 1 लेयर से बना हुआ होगा। ठीक है। इसका जितने सारे जो टिश्यूज होंगे वो ग्रो करेगा इसका बेसल लेयर से। दैट मीन्स ये वाले सबसे नीचे वाले लेयर से ये ग्रो करेगा, इस वाले लेयर से ये बनेगा, फिर इसके बाद नीचे ग्रो करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे ग्रो करेगा तो ये फिर यहाँ आ गया, फिर नीचे ग्रो करेगा, मतलब नीचे से ग्रोथ होते रहेगा तो ये मल्टी लेयर फॉर्म कर जाएगा। क्या होगा? तो फिर ये मल्टी लेयर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग इसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। कंपाउंड एपिथेलियम having more than one layer of epithelial cell. एपिथेलियल सेल का क्या होगा? मोर देन 1 लेयर होगा। और एपिथेलियल सेल्स अरेंज होगा एक पतला सा बेसमेंट पे, है ना। Epithelial cells are arranged on a thin layer of basement। इसी को हम लोग बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाँ, बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? सेल का जो शेप है उसके बेसिस पे कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है।
ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर शेप, यानी सेल का जो शेप है उसके बेसिस पे कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में बनेगा। याद करो सिंपल में हम लोग देख रहे थे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, याद है? कॉम्प्लेक्स स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, याद है? यहाँ पे भी वही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम हो जाएगा, यानी स्क्वायमस सेल मोर देन वन लेयर का बनाएगा तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल हो जाएगा, यानी स्क्वायमस कॉलमनर सेल एक से अधिक लेयर बनाएगा तो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब कंपाउंड है। फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल हो जाएगा, कॉलम शेप का होगा, एक से अधिक लेयर होगा बट उसमें सिलिया प्रेजेंट होगा। लास्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल होगा। तो एक एक करके हम लोग चारों एपिथेलियल देखेंगे। फॉलोइंग ग्रुप्स इसमें चार हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंड, कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड, स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, हाँ क्यूबाइडल नहीं है इसमें, कॉलमनर है, ठीक है। सिंपल में हम लोग क्यूबाइडल देख रहे थे, इसमें क्यूबाइडल नहीं है। स्ट्रेटिफाइड, हाँ, कॉलमनर सिलिएटेड, और लास्ट वन इज ट्रांजिशनल। ये चारों हम लोग इजीली एक एक करके पढ़ेंगे। हो गया, शुरू करें। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड करने का मतलब है कि एक से, हाँ, मोर देन वन लेयर का ये बना हुआ होगा। इसमें जो सेल होगा वो फ्लैटेड होगा, चपटा होगा, स्क्वायमस टाइप का ही होगा। यहाँ पे है ना, तो शुरू करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट वन इज फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड क्या हुआ?
कंसिस्ट ऑफ स्क्वायमस सेल, स्क्वायमस सेल्स का बना हुआ होगा। स्क्वायमस यानी हम लोग फ्लैटेड देख रहे हैं, ठीक है। नो इंट्रासेलुलर स्पेस फाउंड, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं दिखेगा, दो सेल के बीच में जो स्पेस वगैरह था वो सारा नहीं दिखेगा। सेल्स अरेंज होगा पतला सा एक थिन बेसल मेम्ब्रेन पे, यही ना। नहीं मल्टी लेयर है ना, कंपाउंड है तो मल्टी लेयर हो जाएगा। सेल्स आर अरेंज मल्टी लेयर होगा, राइट ऑन। हो गया। अब देखो ये दो तरह के हैं, क्या ये दो तरह के हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस ये दो तरह के होगा। एक जिसके सरफेस पे, सरफेस करने के मतलब है मल्टी लेयर का बना हुआ है ना। मल्टी लेयर का जिसका आउटर सरफेस, ये वाले सरफेस डेड होगा, वो एक अलग हो जाएगा। और जिसका आउटर सरफेस लिविंग होगा, जो इसका सरफेस डेड होगा उस सेल के पास न्यूक्लियाई नहीं देखने को मिलेगा। क्या उस सेल के पास न्यूक्लियाई नहीं होगा। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल दो तरह का है, एक जिसका आउटर सरफेस डेड है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, और एक जिसका आउटर सरफेस लिविंग है उसके पास न्यूक्लियस है। तो ये दो तरह के, जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसे हम लोग नॉन केराटिनाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं यानी डेड होगा वो केराटिनाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। यानी ये दो तरह के हैं। नॉन, स्पेलिंग क्या है केराटिनाइड का, CERA, नॉन केराटिनाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। और एक हो जाएगा केराटिनाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। दोनों को आराम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम टू टाइप्स लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन केराटिनाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, और सेकेंड वन इज
दो हो गया। बेटाओ दोनों में क्या अंतर है? जिसका सरफेस डेड होगा और जिसका सरफेस डेड नहीं होगा, ये अंतर है ना। कैटनाइट का सरफेस डेड है और इसका सरफेस लिविंग है ना। जिसका सरफेस डेड होगा उसके पास न्यूक्लियाई नहीं होगा और जिसका सरफेस डेड नहीं लिविंग है उसके पास न्यूक्लियाई होगा। देखिए दोनों देख लेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर? फर्स्ट वन डिफाइन करते हैं। नन कैटनाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। लिख सकते हैं इट इज स्क्वैमस एपिथेलियम having living surface and cells have nuclei। क्या? इट इज स्क्वैमस, इस सेल के पास न्यूक्लियाई होगा। क्या? यहाँ तक क्लियर है? ये कहाँ कहाँ होगा देख लेना। इट फाउंड इन आई में मिल जाएगा, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मिल जाएगा, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक, ये 3 जगह मिलेगा। आई में मिल जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक में ये दिखेगा। क्लियर है तक? सेकंड आते हैं कैटनाइट स्क्वैमस एपिथेलियल में। बेटा मैं ये गुड। सेकंड कैटनाइट स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या है? इसका आउटर सरफेस डेड होगा जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। ये भी आपका स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। इट इज also a squamous epithelium
having dead surface and cells have no nuclei. सेल के पास क्या होगा? न्यूक्लियाई नहीं होगा. ये कहाँ मिलेगा? It found in ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? स्किन का सबसे बाहर का लेयर में मिलेगा. हाँ, उसको इपिडर्मिस बोलते हैं. हाँ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, बीच में मेडोडर्मिस, अंदर इंडोडर्मिस. तो स्किन का एपिडर्मिस, जो स्किन है, स्किन के सबसे बाहर वाला लेयर. ठीक है. एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का सबसे बाहर का लेयर. टंग देखें, जीभ पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं. टेस्ट बर्ड जो टेस्ट को रिसीव करने का काम करता है, इसे हम लोग पैपली भी बोलते हैं. तो इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस ये बनाएगा. क्लियर? यानी टिप ऑफ टेस्ट बर्ड. टेस्ट बर्ड का टंग. यहां तक क्लियर है? और कहाँ होगा? बोलो. डेड सरफेस जिसका, हेयर्स और नेल्स. कहाँ मिलेगा? एंड हेयर्स एंड मैंने क्या बताया समझ लेना. इसका आउटर सरफेस डेड है, मरा हुआ है. ठीक है. तो ये हेयर और नेल में दिखेगा ये टिश्यू. ठीक है. हाँ, टंग का सबसे बाहर वाला जो टिप है जी, टंग में जो टेस्ट बर्ड है उसके सबसे बाहर वाला सरफेस और स्किन का बाहर का सरफेस दिखेगा. इतना जगह ये केराटिनॉइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा. क्लियर? राइट. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं. अब नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम. बेटा नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम. शुरू करें. स्ट्रेटिफाइड का ही मतलब है कंपाउंड, एक से अधिक. कोलुमनर, कॉलमनर का मतलब हो गया जो कॉलम शेप में, यानी जो लंबा वाला सेल था, टाउल सेल. एपिथेलियम मतलब हाँ, आउटर लेयर या बाहर लेयर. स्ट्रेटिफाइड का मतलब कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब मोर देन वन. नाम से ही दिख रहा है कि लंबे वाले सेल्स होंगे, एक से अधिक लेयर बनाएगा और बॉडी का या ऑर्गन का आउटर लेयर में काम आएगा. यही है ना, नाम से ही दिख रहा है.
तो डिफाइन करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ tall cells composed by more than one layer, एक से अधिक लेयर होगा। लिखिए डक्ट समझते हैं? डक्ट क्या? डक्ट का मतलब होता है नली, ट्यूब, जिससे कोई मटेरियल जा रहा है। जैसे मान लिया जाए एक ग्लैंड है और इससे जो पतला सा ट्यूब या नली निकल रहा है, इसे हम लोग डक्ट कहते हैं। हाँ, तो ये कुछ कुछ ग्लैंड का डक्ट में मिलेगा, हर जगह नहीं, बहुत कम ये हमारे बॉडी में होता है। और बॉडी में वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी ग्लैंड, यानी जो ग्लैंड का मतलब जो हार्मोन्स रिलीज करने या एंजाइम्स रिलीज करने का काम करता है, उसे ग्लैंड बोलते हैं। जिसे पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक डक्ट देखे थे ना, ये पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में हम लोग देखा था ये पेनक्रियाटिक डक्ट, अंदर ये पेनक्रियाटिक डक्ट है ना। तो डक्ट का मतलब है जिसमें हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज हो रहा है, वहां से वो आगे बढ़ रहा है, नली, ट्यूब। तो ये कहाँ मिलेगा? कहीं कहीं किसी ग्लैंड्स के डक्ट में दिखेगा। ठीक है, तो मिटाऊं? अगर लोकेशन की बात कर लेते हैं तो इट फाउंड इन सम ग्लैंड्स ऑफ डक्ट, कुछ ग्लैंड्स के डक्ट में केवल दिखेगा। ठीक है, और काम क्या करेगा? सेक्रेटरी प्रोडक्ट को ले जाने का। सेक्रेटरी मतलब जो रिलीज हो रहा है। तो अगर इसकी फंक्शन की बात कर लेता हूं तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। ठीक, बताओ। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर
सिलिएटेड एपिथेलियम, यही है ना। मतलब टॉल सेल तो होगा बट उसके पास क्या होगा, सीलिया होगा, है ना। यानी इस तरह से मोर देन वन सेल से तो वन लेयर से बना होगा बट इस पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। समझ में आ रही है ना। तो ये क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ टॉल सिलिएटेड सेल्स। इसके पास क्या है, हैविंग मोर देन वन लेयर। ये कहाँ होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दिखेगा। हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट याद है। फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी समझ जाएंगे ना। जी फॉर गैस्ट्रो, आई फॉर टी फॉर। अच्छा इम्प्रूव कर गए हैं आप। और इसका फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बता रहा हूं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जानते हैं। ये जो नहीं, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, हम लोग में दो जगह होता है, एक जीआईटी में होता है और एक ओएसोफेगस में होता है। देखो मान लीजिए ये ओएसोफेगस है ना। अगर हम लोग खाना जैसे ही खाते हैं, खाना माउथ से लेते हैं, खाना खाएं, यहाँ आया, यहाँ से नीचे स्टमक में जाएगा, नीचे स्टमक में, खाना स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक ओएसोफेगस, यहाँ से यहाँ फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखो, एक पतला सा ट्यूब स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर है, उसमें खाना गया, भोजन आया, ऊपर में कांटेक्ट होगा, सिकुड़ेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये खाना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यानी दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाएगा, भोजन यहाँ पे आया, ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, भोजन नीचे, यहाँ पे जैसे आएगा ये फिर दबेगा, फिर नीचे, ये दबेगा, फिर नीचे, फिर ये दबेगा नीचे, मतलब ऐसे ऐसे दबते रहता, मूवमेंट होते रहता है, जिसके कारण फूड आगे बढ़ता है। हम लोग में इंटेस्टाइन का मूवमेंट भी ऐसे ही होता है। इंटेस्टाइन में भी देखेंगे तो दबता सिकुड़ता, जिसके कारण खाना आगे बढ़ता है। तो ये इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। क्लियर है? गुड। तो इसका फंक्शन क्या है, हेल्प कर रहा है किसमें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। ठीक है, कहाँ कहाँ, इन ओएसोफेगस में सिलिएटेड नहीं होता है, इन जीआईटी, सिर्फ जीआईटी में। ठीक है, राइट। लास्ट क्या बचा है, ट्रांजिशनल।
हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम दोनों सेम ही है। देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, गौर से देखिएगा। ट्रांजिशनल में क्या होता है कि इसमें सेवरल टाइप, अलग अलग तरह के टिश्यूज का शेप देखने को मिलेगा। एक से अधिक लेयर है इसलिए स्ट्रेटिफाइड है, एक से अधिक लेयर है इसलिए स्ट्रेटिफाइड है, बट इसमें सारा जो होगा शेप अलग अलग होगा सेल्स का। मेनली जो सेल्स का शेप होगा वो 3 तरह के होगा। सबसे नीचे होगा वो क्यूब शेप का होगा, सबसे नीचे जो होगा वो क्यूब शेप का होगा। इसके ऊपर अगर सेकेंड लेयर की बात करेंगे, अगर सेकेंड लेयर की बात करेंगे तो वो पियर शेप का होगा, यानी ऑलमोस्ट राउंडेड टाइप का होगा। अब तक हम लोग जो टिश्यूज देख रहे थे उसमें एक ही तरह का सेल्स का अरेंजमेंट था, स्क्वायर शेप का, ये ऐसा ऐसा, और टॉप का थोड़ा सा फ्लैटेड होगा बट उसका कोई फिक्स शेप नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? और ये अरेंज होगा पतला सा एक बेसल लेयर पे, एक छोटा सा बेसल से लेयर पे ये भी अरेंज होगा। दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कहने का मतलब है कि जो टिश्यूज होंगे वो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड होगा सेल के शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक लाइन लिख सकते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ट्रांजिशनल epithelium composed of several layer of cells arrangement। अलग अलग सेल्स का अरेंजमेंट होगा जो जनरली क्लासिफाइड हो जाता है 3 पार्ट में। क्या 3 लेयर में? सुपरफिशियल देखेंगे, सुपरफिशियल लेयर कहने का मतलब है ऊपर का लेयर। ये क्या है? सुपरफिशियल लेयर। तो सुपरफिशियल लेयर होता है पॉलीहेड्रल, फिर मिड का लेयर ये इंटरमीडिएट लेयर क्या है? इंटरमीडिएट लेयर ये होता है
पियर शेप्ड। पियर मतलब समझते हैं? मटर की तरह दिखता है। और फिर उसके बाद नीचे आता है बेसल लेयर। क्या है? बेसल लेयर। बेसल लेयर बेसमेंट, जो सबसे नीचे वाला लेयर। बेसल लेयर होता है क्यूबॉइडल, यानी क्यूब शेप। तो अब तक हम लोग जितने सारे कंपाउंड देख रहे थे एपिथेलियल टिश्यू का, या तो कॉलमनर यानी सारा लंबा सेल था, सारा फ्लैटेड स्क्वायमस था ऐसा, लेकिन ये पहला ऐसा है जिसमें 3 हम लोग लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग ये तेरा सेल्स का अरेंजमेंट दिखता है। क्लियर है? तक समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है? ठीक है, मैं मिटाऊं इसे। देखो ये जनरली यूरिनरी ट्रैक में देखने को मिलता है। मैं मिटाऊं? ये कहां मिलेगा देखना। अगर इसका लोकेशन का बात कर लें तो ये मिलेगा रीनल पेल्विस में। देखो रीनल किडनी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये वाले पार्ट रीनल पेल्विस है। ठीक है, तो ये रीनल पेल्विस में मिलेगा। यूरेटर में मिलेगा, 2 यूरेटर होता है। ये वाला पार्ट यूरेटर है। यूरिनरी ब्लाडर में मिलेगा। यूरेटर नीचे जाके यूरिनरी ब्लाडर में मिलता है। ये वाले पार्ट यूरिनरी ब्लाडर, इधर से भी एक यूरेटर आएगा, इधर भी एक किडनी होगा। ये यूरिनरी ब्लाडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ये मिलेगा यूरेथ्रा में। क्या मिलेगा? यूरेथ्रा में। ठीक है, अब देखो ये यूरिनरी सिस्टम में दिख रहा है, इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम लोग नहीं यूरोथेलियम भी कहते हैं। यूरो वर्ड कहां से आया है? यूरिनरी से, और थीलियम का मतलब लेयर। तो जनरली ये कहाँ यूरिनरी सिस्टम में दिख रहा है, इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहते हैं। समझ में? कंफ्यूज मत होना कि यूरोथेलियम क्या है। यूरोथेलियम मतलब ट्रांजिशनल ही है। ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर बता रहा है कि नीचे क्यूब शेप का होगा, उसके ऊपर पेयर शेप का होगा, और उसको ऊपर पॉलीहेड्रल जैसे तैसे वाला सेल होगा। और ये सारा रीनल का पेल्विस वाले स्ट्रक्चर में मिलेगा, यूरेटर में मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा, और यूरेथ्रा में मिलेगा। क्लियर? इसी कारण इसको हम लोग यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो ट्रांजिशनल epithelium also known as यूरोथेलियम। यहाँ तक क्लियर है? राइट डाउन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे।